पुष्पेंद्र जी, आप चूंकि लंबे समय तक वेस्ट यूपी देखते रहे हैं, किस करवट बैठती दिख रही है पश्चिमी यूपी की पॉलिटिक्स? जैसी पूरे यूपी या देश की चल रही है वैसा ही है? क्या सिर्फ तात्कालिक गुस्सा है या कहीं गहरे रिजेंटमेंट है? 2017 और 2019 में तो कमोबेश एक जैसा पैटर्न दिखा, 19-20 सपा बसपा के साथ आने के बावजूद है। आपको अभी का क्या माहौल लग रहा है मेरठ और आसपास के इलाकों का? आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछे। हाँ जी सौरभ भाई, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी जिज्ञासाएं जो है वैसी हैं जैसे पूरे देश की और सारे पत्रकारों की चल रही हैं, और सभी ये पूछ रहे हैं कि भाई वहाँ पर क्या हाल है। हाँ और ये सवाल बहुत वाजिब है। हाँ ये सवाल आपका इसलिए वाजिब है कि इसका एक कारण किसान आंदोलन भी है, क्योंकि उसका गढ़ यहाँ से बहुत पास है, जहाँ पे वो हो रहा है, केंद्र बिंदु बना है, और जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इस समय नेतृत्व दिखाई दे रहा है वो भाकियू का दिखाई दे रहा है। और भाकियू का जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ, और निश्चित तौर पे जब कोई चीज़ वहाँ होती है तो वहाँ ज़रा ज़्यादा मजबूती से फैलती है। उसका ढांचा भी बनिस्बत और जगह के मजबूत होता है। तो हर एक के मन में ये सवाल चल रहा है कि इसका असर क्या होगा। इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अपनी धारणाएं भी बताई, अपना अनुभव भी बताया, लेकिन मुझे लगता है कि लोग कहीं चूक कर जाते हैं। उसका उदाहरण है, अभी थोड़े दिन पहले ख़त्म हुए पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव में अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें और सबको देखें तो ऐसा लगेगा कि कोई अंतर ही नहीं आया, और सारे जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के बने हैं और मेंबर्स भी सारे ब्लॉक प्रमुख भी उनके बन गए। लेकिन शायद ये अर्ध सत्य है। तो सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि एक तो ये चुनाव डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट चुनाव थे, और उसमें भी जो नंबर्स थे, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख के बीडीसी मेंबर्स हों या जिला पंचायत के, मेरी नज़र में उसमें बहुत बड़ा अंतर था, और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके अगेंस्ट में उसमें मत दिखाई दिया था। चूँकि ये चुनाव धन बल से और सत्ता के बल से लड़ा जाता है, इसलिए शायद वो इतने ज़्यादा पदों पर काबिज हो गए। यहाँ पे और भी विद्वान बैठे हैं, वो भी कहेंगे, और मुझे लगता है कुछ लोग सहमत होंगे इस बात से, कुछ लोग नहीं होंगे, पर ये मेरी अपनी गणना है कि इसे अगर बीजेपी जीत मानती है तो ये एक भ्रम है, और इसको जीत बताना भी भ्रम है, जीत मानना भी भ्रम है। उसी को अगर मैं दृष्टिगत रखूं तो मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर बदलाव, एक खतरे की घंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर बज रही है। मुश्किल है, खतरे की घंटी है। अब जो तालिबान का मुद्दा और इस तरह के कुछ सांप्रदायिक मुद्दे अगर आ गए चुनाव आते आते, तो हो सकता है कि वैसा ही ध्रुवीकरण फिर से होने लगे जैसा कि अभी तक होता रहा है। अगर और थोड़ा जी प्लीज, सीधा सवाल पूछ लेता हूँ जी प्लीज, बिना किसी शब्दों के हेरफेर के। कई लोगों की रीडिंग इस मूवमेंट की ये है, जैसे मैं गाजियाबाद के गांव में घूमा, वहां भी जी, और पत्रकारों से या जो कि साहब ये एक किसान डोमिनेंट पेजेंट कास्ट का आंदोलन बन गया है ना, उनकी अना का आंदोलन बन गया है, और उनका इशारा था जाट समाज की तरफ। तो उन लोग कुछ लोगों की थ्योरी ये थी कि अगर पोलराइजेशन होगा तो एक काउंटर पोलराइजेशन भी होगा, और वो बोले कि आप लोग ज़्यादा दिखा रहे हो मीडिया में, वैसा है गांव गांव में उसकी चर्चा उतनी ही है, और फिर ये सब भी गिनाया जाने लगता है कि देखिए साहब गन्ना पेमेंट कितना हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो आपको लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे, जब तक पोलिंग डे आएगा, जिसको हम लोग अपने न्यूज रूम में डी डे बोलते हैं, तब तक और मुद्दे भी आ जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर या दूसरी चीजें, या आपको लगता है कि यही एक डोमिनेंट इशू रहेगा इस पूरी बेल्ट में, सहारनपुर से नीचे तक? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जब डी डे आता है तब तक परिस्थितियां चेंज होती हैं, हर एक की रणनीति हो रही है, दांव पेच भी बहुत चले जाते हैं, और ये तब तक उतना टिकाऊ बना रहे मुद्दा, मुझे भी इसमें संदेह है। लेकिन जो आज तात्कालिक जब हमने बात की, आज अगर आप जाके देखें तो जो नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के प्रति है वो भाजपा के लिए चेतावनी, खतरे की घंटी है। वो उससे कैसे पार पाएंगे ये उनके रणनीतिकार जाने, ये उनके रणनीतिकार जाने। वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, किसान संवाद का आयोजन कर रहे हैं, जगह जगह अपने नेताओं को भेज रहे हैं गाँव में, ताकि वो जाके काउंटर पंचायतें करें। उसी के एक हालिया बात थी कि 14 अगस्त को एक विधायक गए थे और गढ़ में सिसोली में गए थे, वहाँ पर हमला हो गया। अब उसको देखने के भी अलग अलग नज़रिया हो सकता है, आप जिस चश्मे से देखेंगे उसी चश्मे से वो दिखाई देगा।
आपने संवाद करना था, सब चीज़ें करनी थी, लेकिन क्या उसके लिए सिसौली को चुना जाना सही था? क्या ये पंगा लेना नहीं है? अगर पश्चिमी यूपी की भाषा में बात करें तो ये पंगा लेना नहीं है। क्या आप उनके गढ़ में ही जाके कर रहे हैं? आप और जगह पंचायतें करते रहिए। और जितना आप इसमें भावना या लड़ाई टकराट करेंगे तो ये मुद्दा उतना ही जिंदा रहेगा चुनाव तक। अच्छाई ये हो कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो इसे भूलते रहें और दूसरी बातों पे ध्यान केंद्रित करें। जितना वो इसकी आग लगाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इसका नुकसान इन्हें ही होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल बिफोर आई मूव टू अदर पैनलिस्ट। जब हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं वेस्टर्न यूपी की, तो सबसे यहाँ के जो कद्दावर नेता हैं वो नज़र आते हैं चौधरी चरण सिंह, है ना। उसके बाद फिर कल्याण सिंह जी, जिनका हाल में देहांत हुआ, वो भी 2 दफ़ा, और अगर वो जगदम्बिका पाल वाला प्रकरण जोड़ दें तो 3 दफ़ा वो भी मुख्यमंत्री रहे। तो चौधरी साहब की जब हम पॉलिटिक्स देखते हैं कि किस तरह का कास्ट मोबिलाइजेशन और एग्रेरियन, किस तरह के किसानों के मुद्दे रहे, जो वो कहते भी थे कि एक आँख खेत पे रखो, दूसरी दिल्ली पे रखो। लेकिन अब जब उनके सेकंड सक्सेसर आ गए हैं पॉलिटिकल लाइन में, तो हमें जो आज का उनका जो दल है राष्ट्रीय लोकदल, उसका क्लाउड बहुत छींचता नज़र आता है। 2014 के चुनाव, 2017 के चुनाव, फिर 2019 के चुनाव। चौक चौपाल पे चर्चा में तो डोमिनेंस दिखता है आज भी कि वो थोड़ा तगड़े से अपनी बात कहेंगे सब चौधरी साहब, लेकिन इलेक्टोरली वो नहीं दिख रहा है। वो जो एक अजगर फार्मूला, फिर मजगर फार्मूला, वो सब ध्वस्त होता है। आपको पुष्पेंद्र जी क्या लगता है कि ये राष्ट्रीय लोकदल के डिक्लाइन की वजह क्या दिखती है आपको? आपने खुद ही इतना अच्छा बोला कि वो अपने आप में बहुत व्याख्या करता है कि कब कब क्या क्या हुआ। अब सवाल ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसे कैसे देख रही है। उससे पहले हमें एक चीज़ और याद रखनी होगी कि इसके पराभव के कारण क्या बने। अगर आप देखें तो 2013 में जब मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगा हुआ, उससे पहले तक रालोद की शक्ति इतनी क्षीण नहीं हुई थी। उसकी अपनी दायरा जरूर सिमटता रहा। चौधरी चरण सिंह के समय पे जो पूरे उत्तर प्रदेश में डंका बजता था, और जो आपने अभी अजगर का नाम लिया, तो वो सिर्फ जाटों की पार्टी या एक उसकी पार्टी नहीं थी, किसानों की, दलित मजदूरों की पार्टी थी। एक बार उन्होंने उसका नाम भी भाकीपा रखा था और दमकीपा भी रखा था एक बार नाम, इसीलिए रखा था कि वो दलित मजदूर किसान पार्टी उसका नाम था। अब धीरे धीरे वो चाहे वो दूसरे और दलों का हो, उसमें कांग्रेस का भी नाम ले सकते हैं, पहले उनका भी दलित और मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता था, ब्राह्मण होते थे और वो जीतते चले जाते थे। ये धीरे धीरे मंडल की राजनीति पर दृष्टि डालनी होगी, उसके बाद डालनी होगी, वोट बैंक हर एक के बिखरते चले गए। लेकिन अगर हम फिर से पुनः रालोद के इसी एरिया में वापस आते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा कारण बना था सांप्रदायिक दंगा मुजफ्फरनगर का, जिसके बाद से हिंदू मुस्लिम में एक बहुत बड़ी खाई आई। जो उनका वोट बैंक था वो जाट और मुस्लिम वोट बैंक था, तो मुस्लिम और जाट छिटक गए और हुआ नतीजा ये हुआ कि दोनों ही छिटक गए और बहुत कम पर चले आए। फिर जब गठबंधन में लड़े तब भी जीत नहीं पाए। इसी वजह से नहीं जीत पाए कि फिर जो आपने अभी एक शब्द किया था कि जो काउंटर पोलराइजेशन हो जाता है, इसका भी नतीजा देखने को मिला। हालांकि अब इधर भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन या किसान आंदोलन और उसके साथ उनकी हमदर्दी, प्लस जो सुनने में आ रहा है कि सपा के साथ उनका गठबंधन होने जा रहा है, तो हम लाख बातें करते रहे विकास की और सब चीज़ों की, लेकिन वोट अभी भी जातीय समीकरण से लड़ा जाता है यहाँ चुनाव, और जीता भी शायद उसी पे जाता है। तो अगर उस आंकड़े को और उस गणित को देखने लगेंगे तो ऐसा लगता है कि रालोद को अच्छा अवसर इस बार मिल रहा है और वो कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी।